गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है। आज एमसीक्यू जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे। देखेंगे what is the amount of maximum work that can be extracted from a Carnot engine working between temperature 1000 Kelvin and 100 Kelvin। ठीक है, ये सिर्फ डेटा में क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है एक T1 और T2 और इसी में पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, W पूछ रहा है। तो कैसे निकाल पाएंगे, निकालना मुश्किल है क्योंकि या तो यहाँ पे इफिशियंसी देना चाहिए या फिर हीट सप्लाई कितना हो रहा है वो देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, तो इसको क्या है अज्यूम कर लेते हैं कि हीट सप्लाई जो होगा वो 1 किलोवाट होगा, 1 किलोवाट हीट सप्लाई होगा, अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है चलिए ओके, राइट आंसर है चंद्रभूषण का। देखो ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए। कार्नोट इफिशियंसी जो है होता है 1 माइनस T2 अपन T1। ठीक है, तो 1 माइनस T2 जो है, और एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपन हीट सप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि हीट सप्लाई देना चाहिए था या फिर कार्नोट का इफिशियंसी देना चाहिए था, कोई एक चीज होता तो हम आसानी से कर लेते। तो इसको हीट अज्यूम किए 1 किलोवाट नहीं 1 यूनिट कर देते हैं, इसको 1 यूनिट अज्यूम कर दिए हीट को। तो 1 माइनस T2 जो है वो कितना है 100 अपन 1000। ठीक है, इक्वल टू वर्क डन तो हमें निकालना ही है और हीट सप्लाई 1 यूनिट दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, 10 माइनस 1 9 अपन 10 हो जाएगा, इक्वल टू वर्क डन अपन हीट सप्लाई 1 है। ठीक है, तो वर्क डन देख लीजिए ना कितना है, वर्क डन जो है 9 अपन 10 जो है 0.9 है, वर्क डन 0.9 है। ठीक है, वर्क डन जो है वो कितना 0.9 राइट है, सही है। अब देखिए ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं तो ये देखेंगे, इसके पहले आंसर बताया था, आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A Carnot engine reject 30% of observed heat at the sink at 30 डिग्री सेल्सियस। The temperature of the heat source is। ठीक है, हीट सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी T1 पूछ रहा है और T2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, T1 पूछ रहा है कि निकालिए कितना होगा, जबकि T2 दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 प्लस 273 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा, राइट है। और क्या दिया है, हीट रिजेक्ट कर रहा, मतलब QR जो है यानी Q2 यानी हीट रिजेक्ट कितना 30% यानी 0.3 ऑफ ऑब्जर्व हीट, ऑब्जर्व हीट यानी हीट सप्लाई यानी Q1 यानी Q1। तो Q1 कितना था, Q1 मतलब Q होगा। ठीक है, ऐसे मानकर चलिए। अब जो है दो फॉर्मूला है, दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं, एक कार्नोट इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कार्नोट से हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं। क्लॉसियस इनइक्वालिटी बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी, तो क्या होता है इंटीग्रल dq अपन t इक्वल टू q1 अपन t माइनस q2 अपन t1 t2। ठीक है,
तो Q1 जो है वो Q ही है और T1 जो है वो हमें निकालना है, और माइनस Q2 जो है वो है 0.3 Q, ओके, और T2 जो है वो है 303। ठीक है, अब देखिए, अब इसको यहाँ पे लेकर आ जाइए। ठीक है, इसको यहाँ पे Q1 अपन T1 जो है इक्वल टू हो जाएगा 0, थोड़ा स्पेस की कमी है, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो Q1 अपन T1 जो है इक्वल टू 0.3 Q अपन 303 हो जाएगा। Q से Q को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1 अपन T है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड से, तो T1 अपन 1 हो जाएगा, तो ये भी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, 303 अपन 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ ले जाते हैं तो एक यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करेंगे, 3 1 जा 1 0 1 0 केल्विन हो जाएगा। अब डिग्री सेल्सियस में दिया है आंसर, तो -273 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 737 हो जाएगा, 737 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर सी हो जाएगा, हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यहीं पे गलती होती है चंद्रभूषण, ये हमारा जो है केल्विन में आता है, हमेशा हमेशा हम स्टार्टिंग में ही केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, आंसर भी केल्विन में ही आता है। ठीक है, तो यही गलती होता है कि इसको आंसर कर देते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी। ठीक है, और आपने यहाँ पे कर दिया, तो अब उम्मीद है कि आगे एग्जाम में कभी ऐसा गलती नहीं होगा। ये डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो -273 यहाँ करना होगा। ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन दिया है ताकि आप ऐसा गलती करें। ओके, बाकी सही है चंदन सिंह का, अभी वाला क्वेश्चन का ही आंसर किया है ना, क्वेश्चन के साथ ये लिखना है। ओके, चलिए अब देखिए दूसरे मेथड से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो दूसरा मेथड बताया। अगर ये मेथड हम लोग नहीं लगाते हैं तो कौन सा मेथड लगाएंगे, ये मेथड लगाएंगे, कौन सा, इफिशियंसी वाला मेथड लगा देंगे। इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपन Q1, एक ये भी होता है ना, तो 1 माइनस Q2 अपन Q1। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये Q2 है, यहाँ पे Q1 लाएंगे, Q2 अपन Q1 इक्वल टू 0.3 होता है। सीधे सीधे बात है, अगर 30% हीट रिजेक्ट हो रहा ना, तो 70% क्या हो जाएगा, वर्क डन, इफिशियंसी हो जाएगा। देखिए कैसा, तो ये 0.3, तो क्या होगा 0.7, यानी 70% वर्क डन हो गया। ठीक है, इफिशियंसी। अब क्या हमें निकालना है, इफिशियंसी आ गया, तो एक मिनट, एक मिनट, वर्क डन अपन हीट सप्लाई, उससे नहीं होगा, कार्नोट इफिशियंसी से चलेंगे तो देखते हैं। ठीक है, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1 करने से आएगा क्या, नहीं आएगा। या ये वर्क डन अपन हीट सप्लाई, इससे भी नहीं आएगा। इससे देखते हैं, वर्क डन अपन हीट सप्लाई होता है, तो नहीं, हीट सप्लाई भी तो नहीं दिया है ना सही से, तो नहीं होगा। इसको देखते हैं एक बार, इस टाइप से करके आ रहा है क्या। ठीक है, 0.7 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1, तो T2 जो है वो 303 है और T1 हमें निकालना है। ये 1 इधर आ जाएगा, तो बात तो एक ही हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 0.3 ही हो जाएगा। हाँ चलो, ये देखिए, ये 1, ये इसको पूरे भाग को इसको इधर ले लेते हैं, 303 अपॉन T1 इक्वल टू 1 और माइनस 0.7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 303 अपॉन T1 0.3 हो जाएगा। ये करने की जरूरत ही नहीं था, उतना ही तो आ ही रहा था। ठीक है, तो T1 इधर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ये करने की जरूरत नहीं थी इतना। हाँ,
देखिए अभी देखते हैं, तो ये T1 इधर जाएगा, T1 इक्वल टू जो हो जाएगा, और ये 303 अपन 0.3 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 1010 केल्विन हो जाएगा, यानी 737 सेल्सियस। इस टाइप से भी आ जाएगा आपका, इस टाइप से भी आ जाएगा, आ रहा है। देखिए ये दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूं, देखिए इतना यहां तक जब आप कर दिए, तो यहां देखना है कि 30% हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, 70% होगा, 70% होगा, यानी इफिशियंसी जो है 70% होगा। तो एक मिनट और क्या कर सकते हैं, और कुछ मैं सोच रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, ये मैं सोच रहा हूं। हाँ चले छोड़िए, इसको देखते हैं बाद में, ओके, इसको बाद में देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म कभी याद आता है तो मैं बताता हूं। मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन देखते ही आंसर भी बताया जा सकता है, यहीं से मतलब इतने भाग से ही किया जा सकता है, ये 2 स्टेप से भी आंसर आ सकता है। एक बार आप लोग सोचिएगा, बीच में मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं अपना लॉजिक लगाने का सोच रहा था, बट अभी जम नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आंसर जो है सी वाला आंसर आ जाएगा, तो इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a heat engine working between the source at 200 degrees Celsius and reject heat at 25 degrees Celsius receive 5 kilowatt of heat. Work done for this engine is equal to 0 kilowatt. Does this satisfy the inequality of Clausius? इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस ये सेटिस्फाई करेगा। डेटा दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, सोर्स टेम्परेचर है, T1 जो है 200 है, इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो 473 जो होगा केल्विन में हो जाएगा, और हीट रिजेक्ट, हाँ ये क्या दिया है, हीट रिजेक्ट जो हो रहा है T2, ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 7 2 9 2 2 4, ठीक है, नहीं 2 ही होगा ना, 298 केल्विन हो जाएगा, सही है, ओके। अब देखिए वर्क डन जो है वो 0 किलोवाट है, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, और रिसीव एट 5 किलोवाट ऑफ हीट, ठीक है, हीट सप्लाई जो है 5 किलोवाट है, ओके, ये है। तो इस हिसाब से क्या है, हीट सप्लाई हीट रिसीव, यानी ये Q2 है, Q2, ठीक है। Q1 की हमें जरूरत लगेगी, ठीक है, फिर पता चलेगा कि हम ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सॉल्व कीजिए आप लोग, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का बहुत बार फॉर्मूला देख चुके हैं आप लोग, तो सॉल्व कीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हीट सप्लाई इक्वल टू हीट रिजेक्शन Q1 इक्वल टू Q2 है 5 किलोवाट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी इंटीग्रल dq अपॉन t इक्वल टू, एक फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2, इसमें कोई चेंजेस है क्या। अब माइनस यहां नहीं रख के, अगर यहां नहीं रख के अगर यहां लिखते हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, तो कहीं कहीं मेरे नोट्स में या फिर किसी बुक में ऐसा होगा,
तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेम फार्मूला है, ये सेम फार्मूला है कैसा कि यहाँ भी कुछ ना हो, यहाँ भी नहीं हो, और यहाँ जो है वो माइनस हो, सेम फार्मूला है, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू Q1 इक्वल टू 5 और Q2 इक्वल टू 5 है। T1 जो है वो कितना है 473 माइनस 5 अपॉन कितना है 298, तो कितना आ जाएगा 473 है ना, 473। बस इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैलकुलेशन जो है यही हार्ड है और कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन जो है वही हार्ड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी कैसे देखें 298 इंटू 5 माइनस 5 इंटू ये इधर से ऐसे मल्टीप्लाई होगा 473 अपॉन, हाँ अब इधर नीचे जो है 473 इंटू 298 इस तरीके से हो जाएगा। ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कोई और तरीका होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, या 5 से कट रहा होगा तो, लेकिन 5 से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आता है इसका पॉजिटिव में ही, देखिए यहाँ तक करके भी आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में आंसर आएगा मतलब 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा, इसका मतलब है क्या कि ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो क्या होगा, डज दिस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस, नो होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी करेंगे तो आता है 6.207, यानी ग्रेटर देन है 0 से, देयरफॉर क्लॉसियस inequality is not satisfied। क्योंकि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है, ये होता है डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 होता ना तो सेटिस्फाई होगा, माइनस में वैल्यू आ जाए तो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 6.207 इंटू 1 मिनट इंटू 10 टू द पावर -3 है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतना आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता आसान है होगा इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। तो प्रोसेस आपको जो है पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। निगेटिव आ रहा है, नहीं निगेटिव नहीं आएगा, फिर से एक बार अच्छे से पूरा सॉल्व करके देखिएगा, निगेटिव नहीं आएगा। अगर निगेटिव आ रहा होगा तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर से एक बार सॉल्व कर दें, एक निगेटिव ही आ रहा है, ओके चेक करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव आ जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर वाला तो नहीं है अभी, तो देखते हैं क्या होगा। 5 डिवाइडेड बाय 473 करते हैं, 473, ठीक है। चलिए एक एक चीज यहाँ लिख देते हैं, फिर से यहाँ पे मैं ये इसको मिटाकर लिखता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 473 सिंपल किया तो 0.1057 लिख रहा हूँ, इतना काफी है। -5 डिवाइडेड बाय 298,
हाँ निगेटिव तो आएगा 298 यानी 0.0167, ठीक है, इतने से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 473 0.01 था यहाँ पे, पॉइंट यहाँ नहीं, पॉइंट यहाँ रहेगा। ठीक है, माइनस 0.0105 माइनस 0.0167, हाँ माइनस आ जाएगा, -0.0062, यानी आप लिख सकते हैं 6.2 -6.2 इंटू 10⁻³ इज लेस देन 0, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाइड करेगा। ओके, चलो सही है, ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये हो जाएगा यस, ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट आर, क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है, कहाँ का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये राइट आंसर भी हो जाएगा, टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, calculate the enthalpy of 3 kg of fluid that occupy a volume of 1.5 meter cube if the internal energy is 3.5 megajoule per kg and the pressure is 0.3 meganewton per meter square। ठीक है, एंथैल्पी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, H इक्वल टू होता है U प्लस PV, इस पे पुट करिए वैल्यू और निकाल दीजिए आंसर। ठीक है, थोड़ा सा एक जगह दिमाग लगाना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 39 का क्या आएगा, बी बोल रहे हैं। देखो सभी लोगों ने गलती कर दिया, चंदन सिंह चंद्रभूषण गलती हो गई ना। देखिए बताता हूं मैं, देखिए अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि मैं एकदम घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सभी मेरे सामने रहते हैं ना, नाम हम दिखते रहता कि आप ही देख रहे हैं क्लास। यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता, जब तक कमेंट नहीं किए तब तक पता ही नहीं चल रहा कि कौन देख रहा है। तो माइक जब तक ठीक नहीं होता है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लास जो है वो अपलोड होगा और यहाँ पे लाइव चलेगा। ओके, देखिए गलती क्या की, फिर से एक बार थोड़ा सोच कर देखिए गलती क्या किए हो। एनर्जी का सिंपल बताए कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल पर केजी नहीं होता है, जूल होता है। यहाँ पे क्या दिया है, जूल पर केजी। अब देखिए, कैलकुलेट द एंथैल्पी, एंथैल्पी कैलकुलेट करना है ऑफ 3 kg ऑफ फ्लूइड, 3 kg फ्लूइड का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। फ्लूइड दैट ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1.5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है 1.5 मीटर क्यूब है। इफ द इंटरनल एनर्जी इज 3.5 मेगाजूल पर केजी, इसको रहने देते हैं, एंड द प्रेशर इज, प्रेशर भी लिख देता हूं 0.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मेगा जूल में आंसर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरनल एनर्जी की बारी आई, तो इंटरनल एनर्जी क्या दिया है, 3.5 मेगा जूल पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए 3.5 मेगा जूल है इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे टोटल 3 केजी है, 1 केजी के लिए 3.5
जूल पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए 3.5 है, तो 3 केजी के लिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, तो हो जाएगा H इक्वल टू 3.5 इंटू 3 प्लस प्रेशर जो है वो 0.3 है इंटू वॉल्यूम जो है 1.5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10.95 मेगा जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10.5 मेगा जूल आंसर आ जाएगा। अब आया समझ में? तो तरीके से सोचना है। आप देखिए इतना आसान तो क्वेश्चन देगा नहीं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, तो थोड़ा एग्जाम में सोचिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना है। ये इसीलिए दिया है कि जानता है एग्जामिनर की स्टूडेंट 99% स्टूडेंट होंगे जो ये क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे भी तो उनके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये गलती कौन करेगा, वही करेगा जो कि पढ़ाई करके गया है, अच्छी तैयारी करके गया है, उसी से गलती होता है। जो तैयारी नहीं किया उसको कहां से गलती होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो इस सब छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि अब लाइव क्लास जो लेते हैं ना, पहले कैसा एक बैच होता था, बैच में आपको लाइव क्लास में लाइव क्लास सेक्शन में जाते थे तो रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलता था, जो बात पहले हो चुका है। अब कैसा, आप अपना कोर्स ओपन करेंगे ना, अभी आप अपना कोर्स ओपन करेंगे तो कंटेंट में सारा चीज है रिकॉर्डेड, उसके और राइट साइड में जाएंगे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आपको दिखेगा कोर्स में ही, तो उसमें पूरा पहले का लाइव क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है और वो रहेगा। ठीक है, जब तक आपकी कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। An actual engine is to be designed having same efficiency as the Carnot cycle. Such proposition is, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कार्नोट साइकिल के इक्वल इफिशियंसी उसकी आ जाए। कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इम्पॉसिबल होगा कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी इतना कोई दूसरा इंजन इफिशियंसी दे दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेम टेम्परेचर लिमिट पे कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। राइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An engine working between positive temperature can be a heat pump, cannot be a heat pump, must be a heat pump, can be a heat pump if frictionless machine is used. बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए। कैन बी अ हीट पंप, ठीक है, ये राइट आंसर है। ये कैन बी अ हीट पंप, हीट पंप ही है जो पॉजिटिव टेम्परेचर पे वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, What does the second law of thermodynamics define? Second law of thermodynamics क्या डिफाइन करता है? एंट्रोपी, एंट्रोपी डिफाइन करता है। और फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर, एक जगह क्वेश्चन आया था टेम्परेचर का, इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजर्वेशन, ये कन्वर्जन लिखा हुआ है, कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद द, केल्विन प्लैंक्स लॉ किससे डील करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट। तो ये आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। ये बहुत बार ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है,
और स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये सब पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट न्यूमेरिकल पे जितना ध्यान देते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी देना है। यही आपके एग्जाम में ना स्कोर होता है। इसी से ये सब छोटी छोटी चीजें पता रहेगा ना, स्कोर आपका अच्छा होता है, ठीक है। नहीं तो एक लिमिट के बाद प्रिपरेशन कर लेने के बाद ना हर किसी का मार्क, हर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब आता ही रहता है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बस सेंटेंस और ऑप्शन जो है अलग टाइप से कुछ पूछ लिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम अंडरगो रिवर्सिबल पावर साइकिल व्हाइल ऑपरेटिंग बिटवीन थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर Tc एंड Th? क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपसे। बताइए क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इतना मैं लिखते आ रहा हूं, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी भी पे हम लोग अभी आज ही न्यूमेरिकल भी कर लिए, इसके पहले भी बहुत बार कर लिए। तो अब बताइए आंसर, सभी लोग बताइए, बताइए। चंद्रभूषण कैलाश बता दिए हैं, और बताइए चंदन सिंह, और बताइए आप अपना आंसर। और बाकी लोग, बाकी क्या सोते हुए देख रहे हैं क्या? कन्हैया कुमार, मनीष कुमार, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं क्या? वेब सीरीज की टाइप, या फिर वीडियो चालू करके कहीं चले गए हैं दूसरे काम में? मैच देख तो नहीं रहे आईपीएल वगैरह? आईपीएल भी शायद से चालू है ना, मैं तो देखता नहीं हूँ कभी आईपीएल। इधर उधर से कुछ न्यूज आ रहा, शायद से आईपीएल वगैरह चालू है। नहीं, चलो मनीष कुमार का आंसर आया, अभी कन्हैया कुमार है, ये भी आंसर करेंगे। हाँ चलो, इनका भी आंसर आ गया। एमआई वर्सेस आरआर। एमआई क्या है? मुंबई इंडियंस, और आरआर क्या है? रॉयल, पता नहीं आरआर क्या है। अच्छा, मैं मैच का बहुत शौकीन था पहले, बचपन में, मतलब 12th क्लास तक। उसके बाद चीजें कुछ ऐसे लगा कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं तो हमें अपना काम मुझे करना चाहिए। फिर भी मैच देखते रहा कुछ दिनों तक, कम कर दिया मैच देखना, खेलना पहले तो बंद कर दिया, 12th के बाद खेलना बंद किया। मैं पहले खेलता बहुत था। उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप के बाद और आईपीएल जैसे स्टार्ट हुआ, उस आईपीएल जब स्टार्ट हुआ तब से मैं देखना ही छोड़ दिया, अब मैं नहीं देखता हूँ। और घर में हर चीज रखा हूं मैं, टीवी को छोड़कर, टीवी नहीं रखा हूं। मैच इस पे भी देखा जा सकता है, कभी नहीं देखता, ठीक है। और घर में सारी चीजें, सब चीज रखा हूं जितने जरूरत का सामान होता है, बस टीवी नहीं है। टीवी मैंने कभी नहीं रखा, और आगे भी हो सकता है कि लाइफ में नहीं रखूं मैं टीवी। खैर मोबाइल में भी मैच देखा जा सकता है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखते हैं? नहीं, मैं तो वो भी छोड़ दिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी देखना। अब उसमें क्या देखना है? अब वार थोड़ी चल रहा है, जंग थोड़ी है, क्रिकेट है, एक कोई हारेगा एक जीतेगा, बॉर्डर पे थोड़ी लड़ाई हो रही है। अच्छा, आरआर है राजस्थान रॉयल्स, बढ़िया। नाम हम कुछ कुछ मुझे पता है, बाकी कौन से टीम में कौन है ये नहीं पता है। और ठीक है, जो भी है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। बहुत मजा आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, बढ़िया है, देखा करिए, कभी कभी देखना ही चाहिए। बट मेरा मानना है मूवी जो है वो ज्यादा, मूवी ज्यादा देखता हूँ, लेकिन अभी 2-3 महीना से एक भी मूवी नहीं देखा हूँ, 3 महीना से।
समझिए एनसीएल का जब से नोटिफिकेशन है तब से मैंने मूवी भी नहीं देखा हूँ, लैपटॉप पे देख लेता था। बट ये मेरा मानना है कि हफ्ता में एक मूवी जरूर देखना चाहिए हर किसी को, जो मतलब अच्छा हो, नॉलेज वाला हो। हफ्ता में एक मूवी जरूर देखिए और महीना में एक बुक जो है जरूर पढ़ना चाहिए, मतलब एकेडमिक के अलावा। खैर अभी आप लोग का टाइम ये है कि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, ज्यादा सही रहेगा। चलिए ओके, तो इसका आंसर आप सभी ने दे दिया है। इफिशियंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस T2/T1, ठीक है, T2/T1। ये T2 जो होता है वो T कोल्ड होता है, एक को C जो है वो कोल्ड होता है, और एक T1 जो होता है TH हाइयर होता है, H मतलब हाइयर टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, हॉट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। According to Kelvin Planck's statement, a perpetual motion machine of, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बार बार बता दिया, किस में आता है? एनसीएल का रिजल्ट तो आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, क्या दिक्कत है पता नहीं, लेकिन अब आ जाएगा। हाँ सही है, जॉब लग जाने के बाद बस सप्ताह में एक दिन मूवी देखिए, और सिर्फ आप जॉब कर रहे हैं तो महीना में एक कम से कम किताब जो है, अलग अलग टाइप के किताब, नॉलेज वाली और मजा आने वाली किताब जो है वो पढ़िए। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसमें पॉसिबल होता है? गलत बता रहे हैं, सेकेंड काइंड होता है, सेकेंड काइंड, ये कई बार हो चुका है, ठीक है, कई बार ये बता चुका हूं। सेकेंड काइंड इज, ये क्या है? हाँ, सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल, हाँ सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल, ये होगा सी होगा आंसर, ठीक है। ये PMM2 में आता है, PMM2 में आता है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस इज टू कन्वर्ट हाई ग्रेड एनर्जी टू लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, नहीं, लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, इस ये आता है PMM2 में, केल्विन प्लैंक से, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A heat engine receives 1000 kilojoule of heat and produces 600 kilojoule of work. The amount of heat rejected in kilojoule and the efficiency percentage of the engine respectively will be. देखिए दो, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर बता सकता हूं मैं। देखिए कैसे, आप भी बता देंगे। ये देखिए, एक इंजन है, रिसीव कर रहा 1000 किलो जूल, यानी हीट सप्लाई 1000 है, ठीक है, और वर्क डन जो है, वर्क जो है वो 600 है, मतलब हीट रिजेक्ट कितना कर रहा है? हीट रिजेक्ट कितना कर रहा है? 1000 माइनस 600 यानी 400, 400 किलो जूल। आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे कोई भी बता सकता है कि 1000 में से 600 माइनस जाएगा वर्क, तो जो बचा हुआ हीट रिजेक्ट कर दिया, 400 हीट रिजेक्ट कर रहा, मतलब वर्क डन 600 कर रहा, कितने में से? 1000 में से, मतलब कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया इफिशियंसी? तो इफिशियंसी हो गया 60%, क्योंकि 1000 में से 600 का वर्क डन हो रहा है, 400 रिजेक्ट हो गया, मतलब 40% गया, तो 600 बता 60% बच गया, तो आंसर क्या होगा? 400 और 600 कितने किधर है? ये डी वाला आंसर आ जाएगा, 460%, डी वाला आंसर आ जाएगा 460%। कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताओ? अब देखो कुछ लोग और जो है, कौन है, चलो अभी जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनको बता रहा हूं। मनीष कुमार, एक तो आंसर कर दिए हैं, कन्हैया कुमार, कैलाश,
ये 3 स्टूडेंट है अभी, कैलाश, कन्हैया कुमार और मनीष कुमार, जो कि मुझे लग रहा कि आपको शायद नए हैं तो कम समझ में आ रहा था, तो आप पूछिए कि ये कैसे हुआ। ठीक है, शर्माना नहीं है, सीखने आए हैं आप, पैसे दिए हैं सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी पढ़ रहा ना उसको नहीं आता इसलिए तो पढ़ रहा ना, अगर आता तो हम क्यों पढ़ते, आप पढ़ा रहे होते कहीं। तो पूछना है, या चाहे आपको आता है तो आपको बताना है, आंसर करना, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको आता है सब चीजें। ठीक है, मुझे समझना जरूरी है ना कि आपको आता है। अब इतने कम स्टूडेंट में क्लास चल रही है, स्टूडेंट बहुत सारे, 1% भी ज्वाइन नहीं किए हैं, इतने कम स्टूडेंट में क्लास चल रही है, तो उसकी फायदा उठाइए। क्या आप समझिए कि एकदम आपको प्राइवेट ट्यूटर मिला है और आप 5-6 स्टूडेंट मिलकर पढ़ रहे हैं, बाकी लोग तो क्या है रिकॉर्डेड में देखेंगे, पूछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नहीं ये है, पूछिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हीट रिजेक्शन जो होता है Q1 इक्वल टू होता है हीट सप्लाई माइनस वर्क डन। तो हीट सप्लाई 1000 है, माइनस वर्क डन 600 है, मतलब 400 किलो जूल जो है हीट सप्लाई है। ठीक है, हीट रिजेक्शन है, सॉरी। अब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन, हमने पहला चीज निकाल दिया, तो 400 यहां भी है और यहां भी है, इसलिए ए और डी के लिए आंसर में कंफ्यूजन है, इसलिए दूसरा चीज करना है हमें। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल, ठीक है ठीक है ठीक है, ये होगा इफिशियंसी परसेंटेज ऑफ द इंजन, इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपन हीट सप्लाई। ठीक है, वर्क डन कितना है हमारा 600 है, हीट सप्लाई कितना हो रहा था 1000 हो रहा था, 1000 हो रहा था। ठीक है, इसको चाहिए परसेंटेज में। ठीक है, इसको क्या चाहिए परसेंटेज में चाहिए, तो हम लोग इफिशियंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो यहां बचा है तो 1 जीरो यहां से कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 60%, ये आ गया 60%। ऐसे होता है सॉल्व। ठीक है, आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, आ रहा तो मतलब आप लोग आंसर करते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आ रहा है। ऐसे ही अगर 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट अगर आपके साथ ऑनलाइन होंगे तो ऐसे ही एक एक को तो मैं पूछूंगा ही नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। 50 स्टूडेंट के बीच में पढ़ेंगे, 100 स्टूडेंट के बीच में पढ़ेंगे, तो समझा समझा कर आगे बढ़ जाऊंगा। कोई 2-3 कमेंट आएगा कि सर ये नहीं समझा, तो शायद उस पर जाऊंगा, या चाहे एक भी किसी का कमेंट आएगा कि नहीं समझा, तो मैं कराता हूँ, यहाँ पे फिर से बताता हूँ। ठीक है, और कम है तो इसलिए मैं पूछ भी ले रहा हूँ, ताकि मैं मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, नहीं पता चलता है, तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, कम स्टूडेंट है इसलिए। ठीक है, तो आपको आंसर अपना देना भी है ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, मेरा मकसद है कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए, जिस मकसद से आप आए हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और न्यूमेरिकल है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल ही है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, ये पूरा क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा, फिर से नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, और एक बार में देख के दोबारा देखेंगे ना, भूल याद आपको नहीं आएगा और समझ में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार आप सॉल्व कर लेंगे खुद के मन से, तब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, a reversible heat engine working at the rate of 100 kilowatt has a efficiency of 20%. The magnitude of heat transfer rate from the source and the sink in kilowatt would be respectively. मतलब क्या पूछ रहा है, the magnitude of heat transfer from the source and sink in kilowatt, मतलब Q1 Q2 दोनों पूछ रहा है, हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन दोनों पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, वर्क डन दिया है, यही बता दे रहा हूँ, डेटा लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वर्क डन जो है 100 किलोवाट दिया हुआ है, इफिशियंसी जो है वो 20% दिया है, इसका मतलब है 0.2, इतना तो पता होगा ना ये। ठीक है, तब
ठीक, अब देखिए, अब देखिए कैसा तरीका है। इफिशियंसी अब आपको क्या बता कि वर्क डन अपन हीट सप्लाई होता है, वर्क डन अपन हीट सप्लाई होता है, ठीक है। और ये देखिए ये लिखा है रिस्पेक्टिवली, यानी बोला है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कर्म अनुसार, मतलब पहले सोर्स टेम्परेचर पूछा है तो पहले सोर्स बताना है फिर सिंक बताना है, ठीक है। तो इफिशियंसी 0.2, वर्क डन जो है 100 अपॉन हीट सप्लाई, मतलब हीट सोर्स है, ठीक है। तो हीट सप्लाई इक्वल टू, ये इधर आएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 100 अपॉन 0.2, ये पॉइंट इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा किलोवाट, 500 किलोवाट। तो देखिए पूरे ऑप्शन में एक ही है जो 500 किलोवाट है, तो यही आंसर राइट हो जाएगा, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में ऐसा देखना है, एक आ गया ना तो दूसरा सॉल्व करने के पहले सोचिए आप, ठीक है, सोचिए क्या होगा, ठीक है। हीट सप्लाई 500 किलोवाट आ गया, तो हीट रिजेक्शन कितना आएगा, कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है क्या, मुझे लग रहा है, एक बार और देखते हैं, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन देखिए, हीट रिजेक्शन क्या होता है, हीट रिजेक्शन क्या, सॉरी, हीट रिजेक्शन क्या होता है, हीट सप्लाई माइनस वर्क डन, हीट रिजेक्शन होता है हीट सप्लाई हमने निकाला 500 और माइनस वर्क डन जो है वो 100 है, तो मतलब क्या होगा 400 किलोवाट जो है वो हीट रिजेक्शन हो गया। हीट रिजेक्शन मतलब यहाँ पे देख भी गया कि हीट सप्लाई 500 हो रहा है और वर्क डन 100 किलोवाट हो रहा है, तो 100 माइनस कर दीजिए तो 400 किलोवाट हीट रिजेक्शन हो गया आंसर, ठीक है। चलिए बहुत लोगों का आंसर सही आ गया है, ठीक, राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। The maximum efficiency that the heat engine operating between 327 degrees Celsius and 27 degrees Celsius can be, ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी भी वही होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो है T1 जो है वो 327 है, तो इसमें प्लस करेंगे ना 273 केल्विन में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 300 और 300 600 केल्विन, ठीक है। और T2 जो है वो 27 प्लस 273 जो हो जाएगा ये 300 केल्विन हो जाएगा। ये सीधे ही दिख रहा है एक दूसरे के डबल है, मतलब 0.5 आ जाएगा, इफिशियंसी जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ तक जब कर लिए तो देखिए 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600 1 2, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, तो राइट आंसर ये आ गया, यानी 0.5, यानी 50% इफिशियंसी, ठीक। परसेंटेज में अगर पूछेगा तो 50% हो जाएगा, आया समझ में, राइट। A heat engine is supplied with 278 kilowatt, supply मतलब heat supply of heat at a constant fixed temperature of 283 degrees Celsius and the heat rejection takes place at 5 degrees Celsius. The engine is reversible if the heat rejected in kilowatt each. ये है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ओके। बताइए इसका क्या होगा, ओके। देखिए हीट सप्लाई यानी Q1 क्या दिया है 278 किलोवाट दिया है डेटा, ठीक है। T1 जी जो दिया है टेम्परेचर 283 दिया है, इसको 273 ऐड कर लीजिए और इसको बना दीजिए केल्विन में, 3 + 3 6 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा केल्विन, इतना हो जाएगा क्या। और T2 जो है कितना हो जाएगा 5 दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 + 273 करेंगे 273, तो 278 केल्विन आ जाएगा, मतलब इसका ए भी डबल है क्या, है ना,
डबल है एक दूसरे का, तो बस डबल है तो मामला ठीक हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, द इंजन इज रिवर्सिबल इफ द रिजेक्टेड इन किलोवाट। ठीक है, हीट रिजेक्टेड पूछ रहा है, मतलब Q2 पूछ रहा है यहाँ पे, Q1 दिया हुआ है और Q2 मतलब हीट रिजेक्शन पूछ रहा है कि कितना होगा, हीट रिजेक्शन कितना होगा। तो दोनों फॉर्मूला से कर सकते हैं, एक तो हीट इंजन का फॉर्मूला है, रिवर्सिबल हीट इंजन का फॉर्मूला। अब चूंकि यहाँ पे दिया है रिवर्सिबल हीट इंजन, तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है, उससे हो जाएगा रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन का फॉर्मूला है Q1/T1 प्लस Q2, एक Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। इस फॉर्मूले से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो आपको फॉर्मूला पता है एफिशिएंसी के थ्रू, ठीक है, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए Q1 क्या है, 278 है, अपन T1 जो है वो 556 है, इक्वल टू Q2 हमें निकालना है और T2 जो है वो 278 है। ठीक है, अब देखिए मामला, ये 182 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए इसको इधर लेकर आएंगे, यानी Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 278, यानी ये कटेंगे दो से कटेंगे 1, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 139। तो क्या हो जाएगा 139 किलोवाट। आ गया आंसर आपका 139 किलोवाट। ठीक है, रिवर्सिबल हीट इंजन का फॉर्मूला है। अगर ये आपको नहीं आता है तो भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए, अगर बोलते सर इसके पहले तो ये फॉर्मूला नहीं बताए थे, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट 2 में भी ऐसा फॉर्मूला बताया था कि एक फॉर्मूला ऐसा भी आता है, टेम्परेचर और Q दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फिर भी मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो कार्नोट इफिशियंसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 - T2/T1 है, तो 1 - T2/T1 जो है, T2 क्या है 278 और 556 जो है, यानी ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। एक फॉर्मूला क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन अपन हीट सप्लाई। ठीक है, हीट सप्लाई, तो इफिशियंसी 0.5 इक्वल टू वर्क डन, कहाँ है, वर्क डन नहीं है। ये दिक्कत करेगा, यही दिक्कत करेगा। The engine is reversible if the heat rejected in kilowatt। राइट राइट राइट, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि वर्क डन इसमें दिया हुआ नहीं। नहीं, वर्क डन तो निकाल लेंगे ना, सॉरी एक मिनट, वर्क डन अपन हीट सप्लाई, हम हाँ हीट सप्लाई तो दिया है ना 278, तो इसको 278 यहाँ से ये हो जाएगा, तो वर्क डन जो होगा 139 किलोवाट हो जाएगा। ये 273 से ए करेंगे तो ठीक है। वर्क डन जब 139 केल्विन वाट हो गया, 139 ही होगा ना, 278 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 हो जाएगा, 139 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, और हीट रिजेक्शन पूछ रहा है, हीट रिजेक्शन, तो हीट सप्लाई माइनस वर्क डन, तो हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई कितना है 278, 278 माइनस वर्क डन जो है 139 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 139 जो होगा किलोवाट हो गया। इस मेथड से भी सॉल्व हो गया, देखिए इस मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, राइट है। सेकेंड मेथड है ये। देखिए अब कैसा, मैं बार बोलता हूं ना कि जितने बार मैं पढ़ाऊंगा ना, जितने बार मेरा सेम क्लास आप देखेंगे, एक ही क्लास को आप जितने बार पढ़ाऊंगा उतने बार देखेंगे ना, कुछ अलग मैं बता दूंगा। पहले तक अभी तक आप देखे होंगे कि इसके पिछले कोई क्लास ज्वाइन किया होगा एनसीएल के, तो देखे होंगे मैं सिर्फ इतना ही बताया है। ठीक है, फिर मुझे ये भी समझ में आया कि इससे भी सब हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों आपको ऑप्शन है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बार पढ़ाऊंगा तो कुछ और भी तरीका से बता दूंगा।
तो हमेशा ये क्या है, दिन पर जितने बार आप भी पढ़ेंगे ना उतना नया कंसेप्ट डेवलप होता है। और हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ कितना आसानी से बताया जा सके, कितने अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा सकूं, या कोशिश ये हो रहता है मेरा कि बिना पेन उठाए भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक तरीका और देखिए, ये जब है 5 डिग्री और 287, मतलब यहां से यहां करने के बाद आपको पता चल रहा ये एक दूसरे से डबल है, एक दूसरे से डबल है ना। मतलब इफिशियंसी जो है 1/2 है, तो 0.5 है, 0.5 है इफिशियंसी, इफिशियंसी 0.5 है, मतलब इफिशियंसी 50% है। ये आपको पता चल गया है कि इफिशियंसी 50% है। तो जितना हीट सप्लाई होगा उसका आधा हीट रिजेक्ट होगा। मतलब हीट सप्लाई 278 हो रहा है तो हीट रिजेक्शन कितना होगा 139। 50% इफिशियंसी यही दिख रहा है कि हमारा 50% आ जाएगा, तो ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा 139। बताइए, करने की जरूरत पड़ी? बताइए। हाँ, है सही मजेदार। यहीं पे आपको पता चल गया ना कि एक दूसरे से डबल है, यानी 50% इफिशियंसी आनी ही है, आनी ही है। तो 50% इफिशियंसी है तो जितना हीट सप्लाई होगा उसका आधा हीट रिजेक्ट हो जाएगा। तभी तो 50% इफिशियंसी है कि आधा खराब हो जा रहा, वेस्ट चला जा रहा, आधा ही बचा है, इसलिए 50% इफिशियंसी है। तो हीट सप्लाई यहाँ दिया हुआ है तो 139 आंसर हो जाएगा। देखते ही नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन मजबूत होगा कि आप समझ जाए कि अच्छा ये 556 हो रहा है, ये 278 आ रहा है, ऐसा होगा तो आप देखते ही आंसर कर देंगे। नहीं तो यहां तक डेटा आप लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा? बताइए। तो ऐसा रहता है, ठीक है। इसके पहले मैं पढ़ाया हूं तो शायद ये भी नहीं बताया होगा कि बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं, बट अभी बनाते बनाते और भी एक कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक पे काम मैं करते रहता, दिन रात जब भी पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ मेरा दिमाग ऐसे सोचते रहता है कि ये कैसे ऐसे हुआ, क्यों हुआ, और भी इससे आसान तरीका कैसे हो सकता है, ताकि एग्जाम में बच्चों का टाइम बच सके। ठीक है, एक मिनट। तो आप भी अगर पढ़ते हैं ना, आप प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सोचते रहिए कि आप कैसे कर सकते हो सकता कि आपको पहले सोचना सिखा रहा हूँ, साथ साथ न्यूमेरिकल कराता हूँ ना, लॉजिक मैं सोचना भी सिखाता हूँ कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे तरीका से आप सोचिए, हो सकता है कि मेरे से ज्यादा मेथड आप अच्छा बना लेंगे, फॉर्मूला याद करने का, न्यूमेरिकल बनाने का। आप बस उस पर काम करते रहिए, सोचिए, सब होता है, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट जो है वो न्यूमेरिकल जो है एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो गया। आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा और आप फिर से क्वेश्चन एक दो बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसको पीडीएफ को ऐसे अंदर दबा के नहीं रख देना है, ठीक है, या मोबाइल में पड़ा हुआ है कभी खोल ही नहीं रहे हैं, सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सॉल्व करने में आप ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 50 क्वेश्चन 1 घंटा में आप करके देख लेंगे। चाहे 2-3 घंटा भी लगेगा तो क्या, न्यूमेरिकल है, हो सकता टाइम लगे, तो उसको करिए, एक बार कर लेंगे तो चीजें हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे देखना नहीं है, सिर्फ देख कर नहीं काम चलेगा। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आया कि आप कर लेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, यकीन से बता रहा हूँ, आप जाकर सॉल्व करिए और देखिए आपसे कुछ दूर करते हुए आएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, नहीं आएगा, पहली बार अगर कर रहे होंगे तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो इसलिए आप अपने से पेन उठाकर करेंगे सॉल्व, तभी आप सीख पाएंगे। तो अपने से खुद से जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो टेक्निकल क्लास है अल्टरनेट ही चलेगा, और हो सकता है कि मॉर्निंग 11 AM का क्लास मैं रख दूं, 11 AM का क्लास टेक्निकल का, क्योंकि इवनिंग का टाइम बचेगा तो रिकॉर्डेड क्लास प्लस जीके जीएस पे काम करेंगे, जीके जीएस जो है वो करेंगे। ओके,
और ये टेक्निकल का अल्टरनेट ही क्लास चलेगा, राइट। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। जैसे एग्जाम अगर नजदीक आता है, एग्जाम आएगा तो फिर से हम लोग फास्ट कर लेंगे। बाकी जो है बाकी समय में आपके पास रिकॉर्डेड कंप्लीट क्लास अवेलेबल है आपके कोर्स में, उसी को बार बार पढ़ते रहिए आप अपने कंटेंट से, और उसी को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्या, सेकेंड लॉ के बाद एंट्रोपी और प्योर सब्सटेंस, तो इसका रिवीजन करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यही टाइम सही है, ओके। मॉर्निंग में सही नहीं रहेगा, ओके। चलिए ठीक है, आप लोगों से रिव्यू ले लिया जाएगा इसके टाइम के पे, और उस हिसाब से रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और रिवीजन जरूर करिए, और जो भी पढ़ा दिया हूं इसकी प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल की, ओके। और जो नहीं आता है आप चैट में भी मैसेज कर सकते हैं, ओके। जॉब भी करते हैं, ठीक है, तो यही टाइम रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए, राइट, यही टाइम रखेंगे टेक्निकल का, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।